मैं हूं कुतुबुद्दीन, साइंस मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप ऑफ सेल्स के बारे में। किसके बारे में? टाइप ऑफ सेल्स। इससे पहले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हमने बताया था कि जो सेल है वो फंडामेंटल यूनिट क्यों कहा जाता है। आज हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ सेल की। सेल कितने टाइप के होते हैं, है ना? तो सेल देखो, अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के बेस पर सेल दो टाइप के होते हैं। न्यूक्लियस के बेस पर सेल दो टाइप के होते हैं। ध्यान देंगे बच्चे, दो टाइप के होते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल। पहला क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा है बच्चा यूकैरियोटिक सेल। क्या है? यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, लेकिन आपके गांव के एग्जाम में, घर के एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में पूछा जाता है कि बेटा प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल सिर्फ न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बेस पर हम क्लासिफाई करते हैं। देखो दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है प्रो, पहला क्या है? प्रो। और दूसरा है क्या? कैरियन। पहला क्या है? प्रो और दूसरा क्या है? कैरियन। बच्चों ये यूट्यूब वाला प्रो नहीं है, कहते हैं ये तो प्रो प्लेयर है। प्रो का मतलब वहां होता है प्रोफेशनल, और यहाँ प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रो का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव मतलब होता है जिससे किसी चीज की शुरुआत हुई हो, उसको हम लोग प्रिमिटिव कहते हैं। कैसे कहते हैं? प्राइमरी में पढ़ता है। प्राइमरी का मतलब 1 से 5, वहीं से पढ़ाई की शुरुआत होती है। तो प्रो मतलब होता है प्रिमिटिव, और कैरियन मीन्स होता है न्यूक्लियस। यानी ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियस क्या हो? प्रिमिटिव टाइप का हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इस टाइप के न्यूक्लियस के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज किया जाता है जिसका नाम है न्यूक्लियोइड। क्या नाम है? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड नाम क्यों दिया गया बच्चा? क्योंकि ये तो न्यूक्लियस है नहीं, तो न्यूक्लियस नहीं है लेकिन न्यूक्लियस की तरह होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, इसके लिए भी स्पेशल वर्ड आता है, जिसे क्या कहते हैं? कुछ कोई कहता है अंडाकार है, कोई कहता है ओवल शेप्ड है, कोई कहता है एग शेप्ड है, कोई कहते हैं एप्पल शेप्ड है। नहीं बेटा, वो है जियोइड शेप्ड। उसके लिए क्या है? जियोइड। जियोइड मतलब होता है जो अर्थ की तरह हो, यानी हमारा अर्थ खुद अपनी तरह है। लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस पाया जाता है, उसके लिए स्पेशल वर्ड है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर न्यूक्लियस पाया जाता है तो सिर्फ यूकैरियोटिक में, और इसका मतलब है यू का मतलब होता है वेल, यू का मतलब वेल डेवलप्ड या ट्रू, और कैरियन का मीन्स होता है न्यूक्लियस, यानी जिसमें कैसा न्यूक्लियस पाया जाए? ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए। ट्रू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, यानी जिसका डेवलपमेंट पूरा हुआ हो, उसको हम क्या कहेंगे? वेल डेवलप्ड कहेंगे। तो वेल डेवलप्ड है। और कैरियन जो है, कैरियोटिक या कैरियन वर्ड से दिया गया है, इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस, यानी जिसमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाए, या न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप्ड हो, यानी इसका डेवलपमेंट पूरा हुआ हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक सेल कहेंगे। अब बच्चा देख लो न्यूक्लियोइड में क्या क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है, और यूकैरियोटिक सेल में भी कुछ इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता है। क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियोइड। देखो न्यूक्लियोइड का स्ट्रक्चर ऐसे रहता है, इसकी कोई परफेक्ट बाउंड्री नहीं होती, इसकी कोई बाउंड्री नहीं होती है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन से नहीं घिरा होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं?
न्यूक्लियोइड कहते हैं। अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चा? न्यूक्लियस। तो पहला डिफरेंस हो गया प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोइड पाया जाता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी डबल मेम्ब्रेन क्या होगा? एब्सेंट होगा। इसमें डबल मेम्ब्रेन क्या होता है बच्चा? प्रेजेंट होता है। इसमें डबल मेम्ब्रेन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डबल मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे, किसमें? यूकैरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात आता है कि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी इसमें डीएनए पाया जाता है और डीएनए के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाएगा? सिर्फ डीएनए। इसमें क्या पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन। अब इसके बाद इसमें जो हम लोग डिफरेंस देखने वाले हैं, वो डिफरेंस हम लोग देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर को बनाकर। क्या देखेंगे? सेल के स्ट्रक्चर को बनाकर। बच्चे नोट कर लिए हैं? नोट हो गया जी? हाँ, तब मिटा दे रहे हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में हम डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे? डिफरेंस। अब डिफरेंस देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस। स्ट्रक्चर बना के होता है एक डिफरेंस। एक डिफरेंस होता है कि वैसे ओरली कह दिए सर। अब डिफरेंस देख लो। मान लो प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाना है। इधर देखो ध्यान से, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। जब प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बनाया जाता है तो नॉर्मली किसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। किसका स्ट्रक्चर? बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके ऊपर एक मोटी सी लेयर पाई जाती है और इस लेयर को हम लोग कहते हैं सेल वॉल। इस लेयर को क्या कहेंगे? सेल वॉल। अगर आप डायग्राम बना रहे हैं तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। पहला होना चाहिए कि आपके पास पेन हो, है, और दूसरा क्या होना चाहिए? दूसरा होना चाहिए पेन में स्केच पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्केच पेन। ये सेल वॉल है। यही सेल वॉल जो है बहुत खतरनाक होता है। सेल वॉल क्या होता है? बहुत खतरनाक। ये हो गया सेल वॉल। क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। और ये जो अंदर वाला एक लाइन पतला सा है, इसको कहते हैं हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से निकला होता है छोटे छोटे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकले हुए होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं सीलिया। क्या कहते हैं? सीलिया कहते हैं, है ना। इस सीलिया का रोल बहुत ज्यादा होता है। इसी सीलिया से ये लोग पानी में तैरते हैं, हमारे ब्लड में तैरते हैं, हमारे खून में दौड़ते हैं, है ना। इसी से क्या करेंगे? ये चलेंगे, मूवमेंट करते हैं। तो इसका नाम क्या है? सीलिया नाम है। क्या नाम है? सीलिया। तो ये जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, इसका नाम हो जाता है सीलिया नाम है ना। और इससे बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर भी निकला रहता है, इससे बड़ा सा रहेगा, ऐसे बड़ा सा रहता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लैजिला कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैजिला कहते हैं, है ना। इसके अंदर जैसे कोई रस्सी हो, ऐसे उलट पलट के फेंक दिया हो, उसी तरह से इसके अंदर ऐसे ऐसे मटेरियल पाया जाता है, टेढ़ा मेढ़ा। इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है। अभी टेढ़ा मेढ़ा जो मटेरियल है क्या है? यही इसका डीएनए है। क्या है? यही इसका डीएनए है। अब ये जो डीएनए है, ये डीएनए कैसे पाया जाता है? न्यूक्लियोइड के फॉर्म में पाया जाता है। यहाँ न्यूक्लियस नहीं है बच्चा, यहाँ क्या है? न्यूक्लियोइड है। तो न्यूक्लियोइड के फॉर्म में पाया जाता है।
बहुत सारे राइबोसोम्स इसमें इसे घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? राइबोसोम। इसमें देखो बेटा, ना तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, ना गाल्जी बॉडी पाई जाती है, ना लाइसोसोम्स पाए जाते हैं, है ना। ऐसा कुछ भी इसमें नहीं पाया जाता, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। इसको चाहे आप कहिए प्रोकैरियोटिक सेल कहिए, चाहे बैक्टीरियल सेल कहिए, एक ही है। प्रोकैरियोटिक सेल कहो चाहे बैक्टीरियल सेल कहो, है ना। तो प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर बैक्टीरियल सेल कहा जाए तब भी यही बनाएंगे, टिपिकल बैक्टीरियल सेल कहा जाए तब भी यही बनाएंगे, प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाए तब भी यही बनाएंगे। यानी चाहे प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछे, चाहे बैक्टीरियल सेल के बारे में पूछे, सबके बारे में यही बताएंगे। जो खाली जगह आप दिखाए देख रहे हैं, ये खाली जगह नहीं है बच्चों, ये क्या है? सेल का प्लाज्मा है। क्या है? सेल का प्लाज्मा। प्लाज्मा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? अगर प्लाज्मा सूख जाए तो ये सेल डाई हो जाएगा, मर जाएगा। जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमें क्या कर देता है? बीमार कर देता है। और हमारा जो बॉडी का सेल है वो इस बैक्टीरिया को मार नहीं पाता है। क्यों नहीं मार पाता है? क्योंकि इसके सेल के चारों ओर सेल वॉल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सेल वॉल क्या है? स्ट्रांग प्रोटेक्टिंग कवरिंग है। क्या है? प्रोटेक्टिव है ना। तो प्रोटेक्टिव होने की वजह से ये बैक्टीरिया हमसे बच जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर भी बहुत डेंजर होते हैं, इसको मारने के लिए एंटीबायोटिक दे देते हैं। क्या दे देते हैं? एंटीबायोटिक। जो एंटीबायोटिक होता है वो क्या करता है? सेल वॉल को बनने ही नहीं देगा। मतलब हम तुमको कमजोर का कमजोर ही रखेंगे, और जैसे सेल वॉल नहीं बनेगा बेचारा अपने आप ही मर जाता है। क्यों मर जाता है? सेल वॉल है नहीं, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इसलिए हमारा जो बॉडी का सेल है वो उसे आसानी से खा जाता है। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं यूकैरियोटिक सेल की। ये कैसा है? प्रोकैरियोटिक सेल है। अगर कोई बैक्टीरियल सेल पूछे तब भी हम यही बनाएंगे। अब हम क्या देखेंगे? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। किसके बारे में? यूकैरियोटिक सेल के बारे में। अब की बार स्ट्रक्चर बड़ा खतरनाक बनेगा बच्चा। यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्या है? प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे प्लांट सेल। जो बच्चा प्लांट सेल बनाना सीख गया वो एनिमल सेल बनाना सीख गया, इसलिए हम लोग सिर्फ जो है क्या सीखेंगे? प्लांट सेल। एनिमल सेल तो अपने आप बन जाएगा, है ना। तो प्लांट सेल बनाना सीखो, बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है। मेरे साथ बच्चे बनाएंगे, अगर नहीं बना पाए तो नहीं बना पाएंगे, इसलिए साथ में बनाते चलिए, है ना। और नहीं साथ में बना सकते हैं तो पहले ताक लीजिए फिर बनाइए, है ना। क्या करिए? ताकिए फिर बनाइए। इस तरह से भी आप स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, है ना। पहले आप देख लीजिए कैसे बनाया जाता है, उसके बाद आप बनाएंगे, है ना। ये क्या है? ये सबसे मिडिल लेयर है बीच में। इसके ऊपर नीचे क्या पाया जाता है बेटा? सेल वॉल पाया जाता है। तो इसके ऊपर नीचे हम लोग एक लेयर दौड़ा देंगे। क्या करेंगे? एक लेयर दौड़ा देंगे। मेरे पास तो चाक है तो मैं चाक से बना ले रहा हूं, आपके पास चाक नहीं है, इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आपके पास स्केच पेन होना चाहिए। अगर आप बायोलॉजी के सच में स्टूडेंट्स हैं तो आपके पास कम से कम कलर्ड चाक तो होना, सॉरी कलर्ड स्केच पेन होना चाहिए। अगर कलर्ड स्केच पेन नहीं है तो आपका डायग्राम अट्रैक्टिव नहीं होगा। जब अट्रैक्टिव नहीं होगा तो आपका मार्क्स ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए डायग्राम बहुत ही खूबसूरत बनाना
चाहिए। ये बायोलॉजी के स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसकी? बायोलॉजी के स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसलिए आप लोग डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे तो बहुत अच्छा मार्क्स पाएंगे। अगर नहीं बना पाएंगे तो बताइए, एग्जामिनर आपका चेहरा तो देख के देगा नहीं, उसमें आपका फोटो भी नहीं लगा होता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, डायग्राम सुंदर बनाएंगे। देखिए अब ये डायग्राम हो गया बहुत कॉम्प्लेक्स। पहले शुरू में बना रहे थे, लग रहा था बहुत सिंपल है सर जी, इसको तो हम तुरंत बना के अभी रख देंगे, काय टेंशन ले रहे हैं। और जब बनाने लगे तो क्या पता चला, अरे सर ये तो बहुत टफ होता जा रहा है, हमारे बस की बात नहीं है कि नहीं। इसलिए आप डायग्राम बना लीजिए। देखो टफ हो गया कि नहीं हो गया? अभी क्या, अभी तो सब कुछ बाकी है ना। अब इसके बाद बनेगा इसके अंदर न्यूक्लियस। तो पहले इसे डॉटेड लाइंस आप खींचेंगे। क्या खींचेंगे? डॉटेड लाइंस। और ये जो मेम्ब्रेन बनाएंगे, ये डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बनाएंगे। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन बनाते समय ध्यान देंगे, इसके बीच में कुछ पोर्स होते हैं जिसको आप खाली रखेंगे, और इसके ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, जो आपके स्ट्रक्चर को काफी खूबसूरत और बहुत ही मेहनती आपको बना देगा। इसलिए आप ध्यान देंगे। क्या करेंगे? ध्यान देकर फिगर बनाएंगे, और नहीं तो बाद में यही होगा कि सर समझ में नहीं आया, फिर से बता दीजिए, है ना। डायग्राम बनाना सीख लो। डायग्राम थोड़ा देखने में टफ लग रहा है, लेकिन जो काम मेहनत से किया जाए वो बहुत खूबसूरत काम होता है ना। तो इसलिए डायग्राम को बहुत ध्यान से बनाएंगे। ये चारों तरफ से जो लगा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस पर छोटे छोटे राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम्स, है ना। लेकिन इस तरह का न्यूक्लियस आपने प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखा था। इतना सुंदर न्यूक्लियस आपने प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देखा था। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है, इतने खूबसूरत फिगर को आप जरूर बनाइए, है ना। थोड़ा मेहनत लगेगा लेकिन सुंदर भी बहुत लगेगा, है कि नहीं। फटाफट बनाओ, फटाफट। अच्छा अब देखो, ई बन गया। ई जो बाउंड्री है यही न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियोलस, और इसमें पाया जाता है इसे बहुत सारा रैंडम स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कहते हैं डीएनए, है ना। उसके बाद देखो, अरे ध्यान से बनाओ बच्चा, ही देखो माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा है, देखो कितना टफ लगेगा, है ना। थोड़ा ध्यान से बनाओ वरना बनेगा नहीं। ये क्या बन गया? माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। तो 2-3 माइटोकॉन्ड्रिया हम बना दे रहे हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया बन गया। अब इसमें हम और भी बनाएंगे। क्या बनाएंगे? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं बनाएंगे बेटा, क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लोरोप्लास्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्लोरोप्लास्ट, है ना। क्लोरोप्लास्ट ही नहीं बनाना है, हमें वैक्यूल भी बनाना है। वैक्यूल तो बहुत बड़ा बड़ा इसमें पाया जाता है, लेकिन जगह नहीं है ना। इसलिए हम थोड़ा सा बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े पाए जाते हैं। ये बन गया। उसके बाद पाया जाता है एक गोल्जी ऑपरेटस। क्या पाया जाता है? गोल्जी ऑपरेटस पाया जाता है ना। गोल्जी ऑपरेटस के बाद क्या पाया जाता है? बहुत सारे राइबोसोम पाए जाते हैं, और राइबोसोम ही नहीं पाया जाता है, इससे बड़ा बड़ा लाइसोसोम भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लाइसोसोम, है ना। अब ये कंप्लीट स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। क्या बनकर तैयार हो गया?
कंप्लीट स्ट्रक्चर। अब इस कंप्लीट स्ट्रक्चर का नाम हम लोग दे देते हैं, ये है एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक सेल का। तो ये एग्जाम्पल है यूकैरियोटिक सेल, और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग किसका बनाए हैं? यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाए हैं। क्या बनाए हैं? प्लांट सेल का स्ट्रक्चर बनाए हैं। देखो सबसे बेटा, सबसे ऊपर वाला क्या है? ये सेल वॉल है। क्या है? सेल वॉल। ऐसा नहीं कि ऐसे ही सेल वॉल पाया जाता है, यहाँ भी सेल 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 है, इसके चारों ओर सेल है। यानी ये जो सेल वॉल है ये एडजेसेंट सेल का है, यानी इसके बगल वाले सेल का है, एडजेसेंट सेल का ये सेल वॉल है। और जिस सेल वॉल को हम लोग बनाए हैं उसका सेल वॉल ये है, उसका सेल वॉल ये है ना। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल है। ये जो है ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये क्या है? न्यूक्लियर पोर है। क्या है? न्यूक्लियर पोर है ना। और ये क्या है? न्यूक्लियोलस है। क्या है? न्यूक्लियोलस है ना। ये क्या है? इसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। क्रोमैटिन ही डीएनए है, क्रोमैटिन ही जेनेटिक मटेरियल है, क्रोमैटिन ही जीनोम है। क्रोमैटिन में हेटेरोक्रोमैटिन होता है, यूक्रोमैटिन होता है, और ये न्यूक्लियोलस है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, ये सब न्यूक्लियस के पार्ट हैं। इतना ही नहीं, और न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। क्या होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। उसके बाद देखेंगे ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या आपने माइटोकॉन्ड्रिया सच में देखा था प्रोकैरियोटिक सेल में? तो बच्चे कहेंगे जी सर बिल्कुल नहीं, हमने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया या मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स या न्यूक्लियस, ये सब किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। बहुत अच्छा बच्चा आंसर दे रहे हैं। किसमें पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। और इधर देखो, यहाँ थोड़ा सा छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हकीकत में ग्रीन कलर का बनाना चाहिए। किस कलर का? ग्रीन। अब ग्रीन कलर से याद आना चाहिए बेटा, ग्रीन कलर का मतलब सर क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीन कलर का मतलब सर किसके बारे में बात कर रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट का बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम लोग एक प्रोकैरियोटिक सेल, एक यूकैरियोटिक सेल का पूरा स्ट्रक्चर बढ़िया से बना लेते हैं तो पूरे चैप्टर की समरी भी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूरे चैप्टर की समरी है। बेटा क्या पढ़ते हो? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते हैं सर, सेल वॉल पढ़ते हैं सर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ते हैं सर, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ते हैं सर, क्लोरोप्लास्ट पढ़ते हैं सर, राइबोसोम पढ़ते हैं सर, लाइसोसोम पढ़ते हैं। ये सारा का सारा कंटेंट एक ही स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्लांट सेल कहते हैं। प्लांट सेल यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल है ना। अब ये छोटा छोटा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये वाला, ये है लाइसोसोम। क्या है? लाइसोसोम है। यहाँ एक छोटा सा टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर सिकुड़ा पड़ा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं गॉल्जी बॉडी, है ना। कुछ बहुत इंटेलिजेंट बच्चे रहते हैं, इसको क्या कहते हैं? गोलगाई बॉडी। हकीकत में ये क्या है? गाल्जी बॉडी है। ये गाल्जी बॉडी है ना। तो गाल्जी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल हो गया, क्रोमैटिन हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया। न्यूक्लियोलस भी, न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा तो न्यूक्लियोलस कहाँ प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा?
तो अगर सेल का स्ट्रक्चर, एक बैक्टीरियल सेल एक प्लांट सेल का स्ट्रक्चर आप तैयार कर लेते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में एकदम क्लियर कट डिफरेंस पता हो जाएगा। एक हमने पॉइंट लिखा था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ डीएनए पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। ये तो क्लास 9th के बुक में दिया है, लेकिन इतना हाई लेवल का है कि बच्चे एमएससी पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन इतना छोटा पॉइंट याद नहीं रखते हैं, इसलिए इसे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, एग्जाम में पूछेगा प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस क्या है। अब प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस लिख देते हैं। आप लोग स्ट्रक्चर बना लिए हैं, चलो डिफरेंस चेक कर लेते हैं बेटा, डिफरेंस क्या है ना। अगर आपको कोई और वीडियो चाहिए, अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए। अगर अच्छा लगे तब, और नहीं अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि सर हमें ये कंटेंट नहीं, ये कंटेंट चाहिए, तो हम उस कंटेंट पर भी वीडियो बनाएंगे। बेटा क्लास 9th का सीबीएसई बोर्ड का जो पेपर होता है ये होम एग्जाम होता है, कोई बोर्ड एग्जाम होता नहीं है, इसलिए प्राइवेट स्कूल वाले अलग अलग बुक्स प्रीफर करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ा रहे हैं। इससे ये सारे बुक में आपको मिल जाएगा, चाहे जो बुक पढ़ोगे ये कंटेंट आपको मिल जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे दाहिने बाएं कहीं ना कहीं दिया रहता है। तो इसके बीच में दो डिफरेंस पहले देख लेते हैं। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देख लें, किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। पहला, सबसे पहला टॉपिक ये है कि ये न्यूक्लियस के बेस पे दो ग्रुप बनाया गया। किसके बेस पे, तो सबसे पहले हम न्यूक्लियस के बीच में ही डिफरेंस पता लगा लेते हैं। जो प्रोकैरियोटिक है इसमें पाया जाता है न्यूक्लियोइड। क्या पाया जाता है बच्चा, न्यूक्लियोइड पाया जाता है। यूकैरियोटिक में क्या पाया जाता है बेटा, न्यूक्लियस पाया जाता है। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये नॉर्मली यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, यूनिसेलुलर होते हैं। जो प्रोकैरियोटिक होता है वो यूनिसेलुलर है, जो यूकैरियोटिक होता है वो नॉर्मली मल्टी सेलुलर होता है। क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। बच्चे बहुत तेज हैं, अगर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हैं तो इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो स्पेशली बैक्टीरिया आता है। क्या आता है, बैक्टीरिया। अगर हम लोग बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो इसमें प्लांट आएंगे और एनिमल्स आते हैं। क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। तो ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस आपको जानना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ सेल में ये जानना जरूरी है। और प्रोकैरियोटिक सेल में देखो न्यूक्लियॉइड पाया जाता है, यूनिसेलुलर होता है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, बैक्टीरिया पाया जाता है। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस पाया जाता है, मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट और एनिमल्स में इसके एग्जाम्पल है। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल होता क्या क्या है ये देख लें। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल में आता है बेटा क्लोरोप्लास्ट। क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट आता है। और क्या आता है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया आता है। ये दो फेमस नेम है। क्या आता है, क्लोरोप्लास्ट आएगा, माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, गाल्जी ऑपरेटस आता है। क्या आएगा, गाल्जी बॉडी का हो चाहे गाल्जी ऑपरेटस का हो, दोनों सेम चीज है। गाल्जी बॉडी का हो चाहे गाल्जी ऑपरेटस का हो, दोनों क्या है, सेम चीज है। तो ये क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी। और एक होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब किस में पाया जाता है? ये सब जो है यूकैरियोटिक सेल में पाए जाने वाले सेल ऑर्गेनेल्स। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते हैं। उम्मीद है अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ बेटा कोई बुक में, लेकिन अगर आपने 9th पास कर लिया, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस नहीं पता है, तो समझ लो कि चैप्टर नंबर 1 आपने पढ़ाई नहीं की। क्यों? क्योंकि सर जब आप प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल के बारे में नहीं जानेंगे तो आगे क्लासिफिकेशन है इसके बेस पे। बायोडाइवर्सिटी का क्लासिफिकेशन की शुरुआत जो होती है वो सेल के टाइप से होती है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल से होती है। जब आप सेल नहीं जानेंगे तो क्लासिफिकेशन भी नहीं जान पाएंगे, सेल का स्ट्रक्चर फंक्शन नहीं जानेंगे तो ह्यूमन का स्ट्रक्चर फंक्शन कैसे समझेंगे? और जब नहीं समझेंगे ना तो आपको न्यूट्रिशन समझ में आएगा, ना डाइजेशन समझ में आएगा, ना रेस्पिरेशन समझ में आएगा, ना एक्सक्रेटरी सिस्टम समझ में आएगा, ना ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझ में आएगा, ना फोटोसिंथेसिस समझ में आएगा, ना ये समझ में आएगा कि एनर्जी कैसे बनती है और एनर्जी से फूड कैसे बनता है। ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। इसलिए सेल का स्टडी करना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लोगों को शेयर कीजिए और बताइए।